हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर के पूर्व के वीडियो के तहत हमने अध्ययन किया कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राजा के द्वारा अपना पद त्याग कर दिया जाता है। जर्मनी में राजशाही का खात्मा होता है, राजा का शासन समाप्त होता है और इसी के साथ ही लोकतांत्रिक सरकार वहाँ बनती है, जो कि हमने देखा कि वाइमर गणराज्य का गठन होता है। लेकिन लोकतांत्रिक होने के बावजूद कुछ ही समय में वाइमर गणराज्य को जनता का समर्थन मिलना बंद हो जाता है। उसके कारण हमने देखे कि वाइमर गणराज्य के संविधान में कुछ ऐसे अंतर्निहित दोष थे जिनके कारण ये समर्थन जनता का कम होता है। इसी के साथ ही हमने देखा कि वर्साय की संधि, जो कि जीते हुए देशों ने थोपी थी किस पर? जर्मनी पर। तो वर्साय की संधि की शर्तें इतनी कठोर और अपमानजनक थी और उस वर्साय की संधि पर साइन किसने किया था? साइन किया था वाइमर गणराज्य ने। इसलिए जनता रुष्ट थी कि वाइमर गणराज्य किस तरह से राष्ट्र के सम्मान के साथ ऐसे समझौता कर सकता है। तो ऐसी कुछ जर्मनी में परिस्थितियां बनी हुई थी कि राजनीतिक रूप से भी वाइमर गणराज्य को समर्थन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा जर्मनी भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसमें न केवल अति मुद्रास्फीति की स्थिति थी बल्कि गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति से भी जर्मनी जूझ रहा था। ऐसे विषम परिस्थितियों में उदय होता है हिटलर का। जी हाँ, वो ही हिटलर जो कि आगे चलकर जर्मनी को एक विश्व शक्ति के रूप में गठित करते हैं और जर्मन के तानाशाह के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम हिटलर के उदय का ही अध्ययन करेंगे कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, कैसी कैसी परिस्थितियों में वो सेना में आए और किस तरह से उन्होंने जर्मनी के समाज युवाओं पर अपनी पकड़ बनाई और यहाँ की राजनीति के सर्वेसर्वा बने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यही बता रखा है कि जर्मन अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में जो संकट गहरा रहा था, ऐसा जो ये विषम माहौल था, इसने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ किया था। आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं, ये है हिटलर, जर्मनी के तानाशाह। अब बच्चों बात करते हैं कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिटलर, जो कि जर्मनी को एक विश्व शक्ति बनाना चाहते थे, वर्साय की संधि का बदला लेना चाहते थे, ठीक है, जर्मन के तानाशाह के रूप में जो प्रसिद्ध हुए, लेकिन वो जर्मनी में नहीं जन्मे। उनका जन्म जर्मनी में नहीं हुआ। फिर कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया साम्राज्य में। जानकर आश्चर्य हुआ ना कि कैसे कोई व्यक्ति अलग देश में जन्मते हुए दूसरे देश के लिए इतना कार्य कर सकता है। तो चलिए हम समझेंगे सबसे पहले कि कहाँ जन्म हुआ। ये देखिए, 1889 में जन्मे, ऑस्ट्रिया में जन्मे। आप यहाँ मैप में देख पा रहे हैं, मैप है ये, यहाँ जर्मनी को बताया गया है। ये देखिए, मैप को थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। ये है हमारा जर्मनी, जो कि आप देख पा रहे हैं, जर्मनी का बॉर्डर, और ये यहाँ पे है ऑस्ट्रिया, यानी बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में। और साम्राज्य थे क्योंकि राजा का शासन हुआ करता था उस वक्त तक। तो 1889 में जब बोर्न हुए थे, 1889 में जब जन्मे थे, ऑस्ट्रिया में जन्मे। लेकिन जर्मनी में इसलिए इन्होंने प्रवेश किया क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप था, प्राचीन समय में अगर हम देखें कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता थी, वो आसपास के जितने भी हैं, इंडोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका, इस सब पे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था। ठीक इसी तरह से ही जो जर्मनी सभ्यता संस्कृति थी, उसका प्रभाव था ऑस्ट्रिया साम्राज्य पे। तो ये इस तरह से नहीं लगते थे कि कोई अलग अलग देश हैं और कोई विचित्र घटना हो गई कि ऑस्ट्रिया में जन्मे और किस तरह से जर्मनी में जा पहुँचे। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये विशाल जो जर्मन संस्कृति थी, उसी का ही हिस्सा था यहाँ ऑस्ट्रिया का साम्राज्य। तो इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। ये शामिल हुए प्रथम विश्व युद्ध के समय फौज में। कब शामिल हुए? प्रथम विश्व युद्ध के समय फौज में शामिल हुए और अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो इनका बता रखा है कि किस तरह से ये सेना में आए। तो हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा हुआ था, तब ये सेना में शामिल होते हैं और फौज में शामिल होकर के ये संदेशवाहक का मतलब जो मैसेंजर होता है, संदेश पहुंचाने का जो कार्य करता है, उसके रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद इन्होंने और प्रमोशन लिया, ये बने कारपोरल। ठीक है, सेना में कारपोरल के पद तक गए। बहादुरी के लिए अनेक तमगे, अनेक पुरस्कार भी इन्होंने हासिल किए। तो हमने देखा ऑस्ट्रिया में जन्मे, फिर सेना में शामिल हुए। अब फोटो देखते हैं उनकी बचपन की। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने ही दिख जाते हैं। देखिए,
बचपन से ही ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दृढ़ निश्चय हैं और यहाँ पे एक सैनिक के रूप में ये शपथ लेते हुए दिखाए जा रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट है सारे फ़ोटो, क्योंकि उस वक्त तक इतने बड़े कैमराज नहीं आए थे जितने आज हैं। जर्मनी की पराजय हो जाती है। हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पराजित हो जाता है और मित्र देशों के द्वारा जर्मनी को पूरी तरह से पंगु बनाने के लिए कर दी जाती है वर्साई की संधि। ठीक है, 1918 में ये वर्साई की संधि होती है, जिसकी शर्तें हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इस संधि के द्वारा जर्मनी को इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि जर्मनी बिल्कुल निर्धनता के कगार पर पहुँच जाता है। एक राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से पंगु बन जाता है। तो जैसे कि जर्मनी के लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, उससे भी ज़्यादा गुस्सा आया था किसको? हिटलर को। क्योंकि हिटलर को क्या लगा कि हमारे राजनेता हैं, ये जो सत्ता संभाल रहे हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं आखिरकार। और उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आया वाइमर गणराज्य के ऊपर कि इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर सके। और तभी हिटलर ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि वो इतना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करेंगे, पूरे जर्मनी के ऊपर इतना नियंत्रण स्थापित करेंगे कि वो इस अपमान का बदला लेंगे। यहाँ देखिए धीरे धीरे कैसे वो चढ़ते हैं। वर्साई की संधि से परेशान हुए 1919 में जो एक पार्टी थी, ज़्यादा बड़ी पार्टी भी नहीं थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसके सदस्य बनते हैं और कुछ ही समय में पहले सदस्य बने, कुछ ही समय में इसके बन जाते हैं अध्यक्ष। ठीक है, इसका नेतृत्व करने लग जाते हैं और जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल करके रख देते हैं नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नात्सी पार्टी, जो इनकी मुख्य पार्टी थी। तो क्या था फुल फॉर्म नात्सी पार्टी का? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। आया समझ में? तो क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जर्मनी में कौन कौन सी पार्टी सक्रिय थी। डेमोक्रेटिक थी। डेमोक्रेटिक का तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने वाइमर गणराज्य का निर्माण करवाया। डेमोक्रेटिक थे, राष्ट्रवादी थे उन लोगों ने मिलके। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, जो हमने देखा कि डेमोक्रेटिक जो वाइमर गणराज्य था और कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनकी बनती नहीं थी, क्योंकि किनके द्वारा साम्यवादियों के द्वारा, कम्युनिस्ट के द्वारा साम्यवादी समाज के निर्माण की कल्पना की जाती थी। इसलिए वाइमर गणराज्य का क्या करते थे? वाइमर गणराज्य का विरोध करते थे। तो इन दोनों में तो अनबन रहती थी और इसका फ़ायदा उठाते हैं हिटलर। और आगे चल के आप देखेंगे ना, हिटलर की इसी नात्सी पार्टी का एकाधिकार हो जाता है जर्मन की राजनीति पे। तो इस तरह से ये पार्टी में आए। अब अगर हम बात करें हिटलर के गुणों की, कि ऐसे उनके व्यक्तित्व में क्या गुण थे जो उनको इतना शक्तिशाली नेता के रूप में वो स्थापित हुए, तो हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता थे। मतलब उनकी भाषण शैली, उनकी जो वक्ता शैली इतनी ओजस्वपूर्ण थी कि वो पूरी सभा को, पूरे जर्मनी को अपने समा में, अपने विचारों में बांध लेते थे। वो जर्मनी की जनता को क्या कहते थे? बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करते थे, प्रचार का, रैलियों का आयोजन करते थे। और जर्मनी के जो युवा थे, जर्मनी के जो बिल्कुल संकट से ग्रसित लोग थे, उनको आश्वासन दिलाते थे कि आप मेरी पार्टी को क्या दो? आप मेरी पार्टी को समर्थन दो, मेरी पार्टी को वोट दो और हमारी पार्टी, हमारी जो नात्सी पार्टी है और मैं आपको क्या दिलाएंगे? आपको आपका सम्मान वापस दिलाएंगे, जर्मनी को दोबारा से खड़ा करेंगे। तो इतना समा बांध दिया गया कि आगे आप चल के देखोगे ना, तो 1932 के चुनाव में इनकी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेकर के जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। तो अपने भाषणों से एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफ़ी का बदला लेने की बात करते थे, साथ ही जर्मन समाज की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का भी ये जनता को आश्वासन देते थे। यहाँ पे देखिए हिटलर को दिखाया गया है, ये सब रियल पिक्स हैं, उस समय के रियल फोटो हैं कि किस तरह से ये इतनी विशाल जनसभा को क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने का वादा करते थे, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देने का ये वादा करते थे। यानी समाज के हर वर्ग को छुआ इन्होंने, समाज के हर वर्ग पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। जर्मनी को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने के लिए और विदेशी जितनी भी साजिशें इनके खिलाफ हुई, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की बात ये अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में करते थे। और इसके लिए जब हमने देखा कि इन्होंने अपनी पार्टी भी स्थापित कर लिया है, पार्टी का नाम भी नात्सी पार्टी कर लिया है, जनसभाओं का भी आयोजन कर रहे हैं, अब ये किस तरह से प्रवेश करते हैं राजनीति में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जर्मनी का जो क्षेत्र होता है उसका बवेरिया पर ये हमला करते हैं और बवेरिया के बाद ये हमला करते हैं बर्लिन पर। ऐसी योजना बनाते हैं ये कि ऐसे हमला करेंगे और वहाँ पर अपनी पकड़ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये क्या होते हैं? पकड़ लिए जाते हैं। देखते हैं इस घटनाक्रम को। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई, परंतु ये योजना विफल हो जाती है, असफल हो जाती है। कब बनाई ये योजना? 1923 में यह योजना निर्मित की गई। इनको गिरफ्तार किया गया, आदफ है यहाँ,
इनको गिरफ्तार किया गया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बैठी कि इनको रिहा कर दिया गया। अब एक बार मानचित्र में, हम हर चीज़ मानचित्र में देखेंगे जिससे स्थायी हो सके। यहाँ देखिए ये मानचित्र बताया गया है अपना, ये पूरा जर्मनी का मैंने मानचित्र लिया है, जर्मनी का राजनीतिक मानचित्र। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये बवेरिया, और यहाँ मैंने बताया था ये कौन सा क्षेत्र था, ऑस्ट्रिया का क्षेत्र था। तो ये यहाँ बवेरिया पर हमला करने की योजना बनाते हैं और साथ में ही बर्लिन पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं। लेकिन हिटलर की यह योजना पूर्ण होने से पहले क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, पकड़े जाते हैं और देशद्रोह का उन पर क्या होता है, मुकदमा चला दिया जाता है। अब एक ऐसी स्थिति आती है जर्मनी में जो कहीं ना कहीं माहौल तैयार करती है हिटलर के समर्थन का, कि अभी तक तो प्रयास कर रहे हैं हिटलर कि कैसे करके मैं जर्मनी की राजनीति पर अपनी पकड़ बना लूं। लेकिन कुछ कहते हैं ना, हर चीज़ जो होती है, कोई भी घटना होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। जैसे हमने फ्रांस की क्रांति देखी, कारण थे विषम सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। रूस की क्रांति में भी सेम था, सेम ऐसे ही होता है अब जर्मनी में इतना खतरनाक आर्थिक संकट आता है ना कि जनता को कुछ दिखाई नहीं देता। उस वक्त जो हिटलर के लोक लुभावने जो वायदे थे ना, उन पर जनता विश्वास कर बैठती है, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ हिटलर ही है। क्योंकि नाज़ी पार्टी के द्वारा हिटलर का चित्रण इस तरह से किया जाता है पार्टियों में कि हिटलर क्या है, हिटलर मसीहा है आप लोगों का, और हिटलर ही आपको इस गरीब जिल्लत भरी ज़िंदगी से मुक्ति दिलाएगा। तो देखिए आप, वो घटना क्या थी, महामंदी आती है 1929 में। पहले के वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि जो अमेरिका है वो मदद कर रहा था जर्मनी की, जो ये संधि हुई थी, वर्साई की संधि, उसके बाद जो आर्थिक संकट आया था उससे निकलने में जो अमेरिका है जर्मनी की आर्थिक मदद कर रहा था। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, खुद अमेरिका पे संकट आ जाता है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है अमेरिका का शेयर मार्केट, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्या होता है, धराशायी हो जाता है। लोग अपने शेयर निकालने लग जाते हैं, बिल्कुल मंदी छा जाती है। अब इस मंदी का विश्व पे तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है जर्मनी पे, क्योंकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर थी, अमेरिकन सहायता पे निर्भर थी। अब सहायता मिलनी बंद, जर्मनी की अर्थव्यवस्था वापस से गिर जाती है धड़ाम से। क्योंकि हमने पहले के वीडियो में कहा था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था किस पे थी, रेत के टीले पे, रेत के धोरों पे टिकी हुई थी। तो अब रेत खिसक गया, जर्मनी की अर्थव्यवस्था वापस समस्याओं में घिर गई। 1929 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया, जिसके दौरान जो नाज़ीवादी पार्टी है वो एक जन आंदोलन बनकर उभरी। बता दिया कि किस तरह से अब जनता ने नाज़ीवाद को समर्थन देना शुरू किया, क्योंकि 1929 के बाद सारे बैंक दिवालिया हो गए थे, काम धंधे लोगों के छूट गए थे, मजदूर बेरोजगार हो गए थे, जो मिडिल क्लास फैमिली थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उनको डर सता रहा था किसका, कि लाचारी और भुखमरी का, सर्वहाराकरण होने का उनका डर सता रहा था कि कहीं हम इतने गरीब ना हो जाएं कि हम मजदूर की श्रेणी में आ जाएं। ये डर मध्यम वर्ग को सता रहा था कि मानसिक संताप भी था, मानसिक पीड़ा भी थी, आर्थिक पीड़ा भी थी। तो इस तरह से जर्मनी का माहौल हो गया था। यहाँ पे देखिए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब धराशायी हो गया, उसके बाद ये लोगों का हुजूम है, उनकी भीड़ है जो कि अपने शेयर बेचने के लिए, अपना पैसा वापस निकालने के लिए आई थी। अब देखिए नाज़ी प्रोपेगेंडा क्या था। जब किसी चीज़ का प्रचार इस तरह से किया जाए, एक छलावा रखा जाए, छलावा भी नहीं कहूँगी मैं, किसी दूसरे पक्ष को अपनी विचारधारा से प्रभावित करने के लिए जो प्रचार किया जाता है, हम कह सकते हैं वो क्या है, प्रोपेगेंडा। तो नाज़ी पार्टी ने फुल प्रोपेगेंडा अपनाया। उन्होंने युवाओं को, समाज के हर सदस्य को एक ऐसे समाज की कल्पना करके दिखाई, एक ऐसे जर्मनी की कल्पना करके दिखाई जिसमें समाज के सभी वर्ग खुश होंगे, जर्मनी के अपमान का बदला लिया जा सकेगा और जर्मन एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। प्रोपेगेंडा देखिए यहाँ पे बताया गया है, प्रोपेगेंडा होता क्या है, जनता के मत को, जनमत जानते हैं ना, लोकतंत्र में जनमत क्या है, आप और हम जो वोट डालते हैं वही क्या है, वही हमारा मत है, हमारी राय है, जनमत है, ठीक है। तो जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला जो एक खास तरह का प्रचार होता है उसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। ये प्रचार किसी भी तरह से किया जा सकता है, पोस्टर के माध्यम से, पम्पलेट्स के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, रैलियों या सभाओं के माध्यम से, कि कैसे भी करके मतदाताओं को क्या करना, प्रभावित करना कि वो आपकी ही पार्टी को मतदान करे, आपकी ही पार्टी को वोट दे। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेगेंडा, ठीक है।
1929 में चुनाव होते हैं जर्मन संसद के लिए। जर्मन संसद हमने देखी थी, क्या नाम था जर्मन संसद का? राइक्सटैग। देखिए यहाँ पे राइक्सटैग, यहाँ देख सकते हैं ये जर्मन संसद है। तो 1929 में जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए चुनाव हुए, लेकिन इन चुनावों में यह जो नाजीवादी पार्टी थी केवल 2.6% ही मतदान हासिल कर पाई। इसको 2.6% वोट ही हासिल हुए। लेकिन जब 1932 में दोबारा चुनाव हुए तो इन चुनाव में 37% वोट प्राप्त करके यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। देखिए कितना जो हिटलर की मेहनत थी, जो धुआंधार प्रचार किया, रैलियां की, जो एक इन्होंने शैली अपनाई प्रोपेगेंडा के माध्यम से जनता को प्रभावित करने की, उसका असर दिखा और 1932 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी। कौन बनी सबसे बड़ी पार्टी? ये ही नाजी पार्टी, ठीक है। और अब हिटलर के सत्ता में आने का मार्ग बिल्कुल क्या हो गया? तय हो गया कि अब तो सबसे बड़ी पार्टी बनी गई है, हिटलर अब सत्ता में आई जाएंगे। हिटलर लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर का भी सहारा लेते थे, प्रदर्शनी का भी सहारा लेते थे, यानी आडंबर और प्रदर्शन। आडंबर कहें हम कि झूठ का भी कहीं ना कहीं सहारा ले लेते थे। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने व लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ी बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं करते थे। आपने कभी दिमाग लगाया है? जैसे आप भारत का उदाहरण लीजिए, कहीं दूर नहीं जाइए, यहाँ पे जब चुनावों का समय आता है विशाल रैलियों का, जनसभाओं का आयोजन किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आते हैं संबोधित करने मतदाताओं को। क्यों किया जाता है? क्यों उनमें इतनी संख्या जुटाई जाती है, हजारों की संख्या में? वो इसलिए कि शक्ति प्रदर्शन हो सके, ये साबित किया जा सके कि हमारी पार्टी कितना बड़ा जनाधार रखती है। तो ठीक उसी तरह की शैली किसने अपनाई थी? नाजी पार्टी ने और हिटलर ने अपनाई थी। इनके स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी इनका सैल्यूट करने का अलग तरीका, भाषण के खास अंदाज, और भाषण के खास अंदाज के बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट होती थी उसके जरिए ये क्या करते थे? अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे, लोगों को विश्वास दिलाते थे कि नाज़ी ही एकमात्र पार्टी है जो आपकी हर समस्याओं का हल दे सकती है। नाज़ियों ने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को क्या कहा? मसीहा कहा, कि जो जनता को तबाही से उबारने आया है और जो जर्मन अर्थव्यवस्था जिस आर्थिक संकट से गुजर रही है, जर्मनी जिस राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, उस समाज को हिटलर की यह छवि, नाजी पार्टी की यह छवि बहुत ही आकर्षक प्रतीत हुई। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं हमारी बुक के अंदर। ये न्यूरेमबर्ग कहाँ पर है? जर्मनी। न्यूरेमबर्ग वही जगह जहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सैनिक अदालत का आयोजन हुआ था, जो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत 1938 की ये बात है। ये देखिए कितना विशाल जन समूह है और सब बहुत ही खास उत्साही अंदाज में हिटलर को क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अलग से दो पिक्चर्स हैं। न्यूरेमबर्ग में रैली जो निकली थी, ये देखिए कितना विशाल जन समुदाय है रैली में। और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये स्वस्तिक छपे हुए झंडे हैं इनका सैल्यूट करने का खास तरीका, ये पूरे परिधान में सैनिक, तो ये क्या था? ये इनके शक्ति प्रदर्शन का तरीका था। और इधर आप देख पा रहे हैं हिटलर के द्वारा एसए और एसएस कतारों के सामने भाषण दिया जा रहा है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि ये एसए क्या थी और एसएस क्या थी। तो इस तरह से हिटलर के द्वारा क्या किया गया? प्रचार के माध्यम से जो जनता थी, जर्मनी की जनता, उस पर अपनी पकड़ बनाई गई। तो बच्चों इस वीडियो में हमने अध्ययन किया हिटलर कहाँ जन्मे, कैसे आए, जर्मनी की राजनीति में उनका आगमन होता है और 1932 के चुनाव में उनकी पार्टी विशाल बहुमत हासिल करती है, सबसे बड़ी पार्टी बनती है। आगे के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कि 1933 में उन्हें पद मिल जाता है। किसका पद मिल जाता है? चांसलर का पद। और उसके बाद उनके द्वारा जर्मनी के राजनीतिक पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं। धन्यवाद।